हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अप्रोच टू द पेशेंट विद जॉन्डिस क्लिनिकल। अप्रोच टू द पेशेंट विद जॉन्डिस पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे पढ़ने से पहले इसका एल्गोरिदम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम से एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा जिससे कि हम कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे को। सबसे पहले हम जब किसी पेशेंट को एल्गोरिदम फॉर पेशेंट विद जॉन्डिस, सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। इसमें मेनली हम उसका प्रेजेंट हिस्ट्री, चिप कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, ये सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। मेनली ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं या ड्रग्स एक्सपोजर से हैं, क्योंकि इसके कारण भी जॉन्डिस होता है। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, लैब टेस्ट करेंगे। लैब टेस्ट में बिलिरुबिन विथ फ्रैक्शनेशन, एएलटी अल्कालाइन ट्रांसफरेज, एएसटी एस्पेराटेट ट्रांसफरेज, अल्कालिन फॉस्फेटेज, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एल्बुमिन, ये सब के बारे में लैब टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। मान लीजिए कि पेशेंट को सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, बाकी कोई एक्स्ट्रा जो लैब टेस्ट है वो सब बढ़ा हुआ नहीं है, तो पेशेंट को क्या हो सकता है? पेशेंट को दो चीज़ हो सकता है। अगर बिलिरुबिन 15% से कम बढ़ा हुआ है और या 15% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो अगर 15% से ज़्यादा है तो उसको हम डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहेंगे। हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहने का क्या मतलब है? हाइपर मतलब ज़्यादा, बिलिरुबिन, मिया मतलब ब्लड में बिलिरुबिन ज़्यादा। अगर 15% से ज़्यादा है तो उसको हम डायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहेंगे। डायरेक्ट क्यों? डायरेक्ट मेनली कंजुगेटेड बिलिरुबिन को कहा जाता है। अगर 15% से कम मिलेगा तो उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। ठीक है। इनडायरेक्ट मतलब अनकंजुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनेमिया होया हुआ है पेशेंट को। अब देखिए, अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। अगर डायरेक्ट है पेशेंट को तो उसमें मेनली इनहेरिटेड डिसऑर्डर मिलेगा। इनहेरिटेड डिसऑर्डर कहने का क्या मतलब है? दुविन जॉनसन सिंड्रोम, रोटर सिंड्रोम, तो ऐसे याद कर सकते हैं। डी से डायरेक्ट, दीदी रोती है। ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट है तो इसमें आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ेंगी, जैसे कि कोई ड्रग के कारण तो नहीं हुआ, जैसे रिफाम्पिसिन, प्रोविनिसिड। इनहेरिटेड डिसऑर्डर के कारण तो नहीं हुआ, गिलबर्ट सिंड्रोम या ये कीग्रल नजर सिंड्रोम। हेमोलाइटिक डिसऑर्डर के कारण तो नहीं हुआ, इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस। ये सारे के बारे में हम पूरे डिस्कस करेंगे, इसलिए अभी सिर्फ समझिए कि कौन कौन सा बीमारी में लिए हम क्लिनिकल एस्पेक्ट में डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें समझ में आ गया कि अगर सिर्फ बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। अब देखते हैं बिलिरुबिन, और उसके बिलिरुबिन भी बढ़ा रहा है, उसके साथ कुछ लीवर टेस्ट भी एलिवेटेड हैं। तो इसमें मेनली दो तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। एक तो हेपेटोसेलुलर, एक कोलिएस्टैटिक। कोलिएस्टैटिक मतलब क्या होता है कि इसमें मेनली जो वायल्यूज का आउटफ्लो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। और हेपेटोसेलुलर मतलब कि हेपेटोसाइट में कोई प्रॉब्लम है। तो दो तरह के मेनली आपको इसमें डील करने को मिलेगा। तो सबसे पहले पता कैसे चलेगा कि कोलिएस्टैटिक पैटर्न का है या हेपेटोसेलुलर पैटर्न का है? तो कोलिएस्टैटिक में मेनली जब हम ये लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे तो तीनों को भेजते हैं, एएलटी, एएसटी और अल्कालिन फॉस्फेट। तो इसमें मेनली कोलिएस्टैटिस में अल्कालिन फॉस्फेट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हेपेटोसेलुलर पैटर्न में एएलटी और एएसटी ज़्यादा मिलेगा एज कंपेरिजन टू अल्कालिन फॉस्फेट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ये डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कोलिएस्टैटिक पैटर्न है और कौन हेपेटोसेलुलर पैटर्न है। अब मान लीजिए पहले लेके चलते हैं कोलिएस्टैटिक पैटर्न। कोलिएस्टैटिक पैटर्न हुआ तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड को भेजेंगे। अल्ट्रासाउंड में दो चीज़ मिलेगा, या तो जो डायलेटेड डक्ट है, ठीक है, जो डक्ट है बाइल डक्ट वो डायलेट हो चुका है, एक्स्ट्रा हेपेटोसेलुलर, एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिएस्टैटिस है, या तो फिर डक्ट डायलेट नहीं हुआ है और इंट्रा हेपेटिक कोलिएस्टैटिस है। ठीक है। अगर ये डायलेटेड है तो उसमें सीटी स्कैन, एमआरसीपी, ईआरसीपी कराएंगे। ठीक है। ये सब का मैं पूरा संक्षिप्त में बताऊंगी, टेंशन नहीं लीजिए।
अगर डक्ट डायलेटेड नहीं है तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेटिस होता है, और इसमें मेनली आपको सीरोलॉजिक टेस्टिंग के लिए भी कहा जाता है, जैसे कि AMA, हेपाटिटिस सीरोलॉजिक, हेपाटिटिस A, साइटोमेगाली वायरस, इप्सिन वायरस, ये सब के बारे में मेनली पूछा जाता है, और ड्रग के बारे में रिव्यू करने के लिए बोलते हैं। अगर अम्मा पॉजिटिव हो गया तो लीवर बायोप्सी को भेजते हैं, अगर निगेटिव आया तो MRCP और लीवर बायोप्सी दोनों के लिए भेजते हैं। ठीक है। अब हेपेटोसेलुलर पैटर्न, हेपेटोसेलुलर पैटर्न में AST और ALT एलिवेटेड होता है, तो इसमें मेनली किसके कारण हो सकता है, या तो वायरल कारण हो सकता है, टॉक्सिक कारण हो सकता है, सेरुलोप्लाज्मिन के कारण हो सकता है। ठीक है। तो पहले वायरल सेरोलॉजी देखेंगे, जैसे कि IgA, हेपेटाइटिस A का IgM, हेपेटाइटिस B सरफेस का एंटीजन और कोर एंटीबॉडी, हेपेटाइटिस C का RNA। टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीनिंग में हम एसिटामिनोफेन का लेवल देखेंगे। सेरुलोप्लाज्मिन में अगर पेशेंट देखेंगे कि 40 साल से कम का हो। ANA, SMA और SPEP देखेंगे, सबका फोटो बताऊंगी, तो टेंशन नहीं लीजिए। अगर ये पॉजिटिव निगेटिव निकला तो निगेटिव निकलेगा तो क्या हो जाएगा, एडिशनल वीरोलॉजिक टेस्टिंग करवाएंगे, जैसे कि साइटोमेगाली वायरस का DNA, EBV। ठीक है। हेपेटाइटिस D एंटीबॉडी अगर इंडिकेटेड किया गया तो हेपेटाइटिस C IgM, अगर ये भी निगेटिव निकला तो हम क्या करवाएंगे, हम लीवर बायोप्सी करवाएंगे। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ALT, अब सबका डिफिनीसन ये फुल फॉर्म बता देती हूँ। ALT का फुल फॉर्म होता है एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज। AMA का फुल फॉर्म होता है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। ANA का फुल फॉर्म होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। AST का फुल फॉर्म होता है एस्पारेटेड ट्रांसफरेज। CMV का साइटोमेगाली वायरस। EBV का इप्स्टेन बार वायरस। LKM का लीवर किडनी माइक्रोजोमल एंटीबॉडी। MRCP का मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। SMA का स्मूथ मसल एंटीबॉडी। SPEP का सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हम अच्छी तरह से समझ गए। चलिए अब आते हैं, इसको स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम डील करेंगे। सबसे पहले अप्रोच टू द पेशेंट में इनिशियल स्टेप क्या होता है, तो अभी देखिए इनिशियल स्टेप में ये है कि क्या ब्लड में ये बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है, या इसके साथ और भी लैब टेस्ट बढ़े हुए हैं। ठीक है। तो वही है, सबसे पहले अगर सिर्फ बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें हम ये देखेंगे कि क्या कंजुगेटेड का बढ़ा हुआ है या अनकंजुगेटेड का बढ़ा हुआ है। ठीक है। अभी देखे थे कंजुगेटेड कहने का क्या मतलब है, डायरेक्ट। अनकंजुगेटेड कहने का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट। दूसरा हमारा क्या रहेगा क्वेश्चन कि क्या हाइपरबिलिरुबिनिया के साथ कोई अदर टेस्ट भी है। अगर टेस्ट है तो हेपेटोसेलुलर पैटर्न है या कोलियोस्टैटिक पैटर्न है। अगर कोलियोस्टैटिक पैटर्न है तो इंट्रासेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर है। ये सारे क्वेश्चन का हम आंसर इसमें जानेंगे। तो कैसे, तो हिस्ट्री के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट को इंटरप्रिटेट कर रेडियोलॉजिक टेस्ट करके, प्रोसीजर करके। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिलिरुबिन है ना, जो सीरम में बिलिरुबिन प्रेजेंट होता है, ये मेनली किसके कारण होता है, जितना इसका प्रोडक्शन हुआ और कितना इसका एक्सक्रीशन हुआ, इन दोनों पे ये मेनली डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अगर कोई पेशेंट है उसका जॉन्डिस होया हुआ है तो हम क्या देखते हैं, क्या ये हाइपरबिलिरुबिनेमिया जो है वो कंजुगेटेड नेचर का है या अनकंजुगेटेड नेचर का है। और उसके बाद क्या देखते हैं, क्या इसमें कोई बायोकेमिकल लीवर टेस्ट में एबनॉर्मलिटीज है या नहीं है। ग्रेटर देन 80% में आपको क्या देखने को मिलेगा, अनकंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। और ग्रेटर देन 50% में क्या मिलेगा, कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया। और बाकी इंटरमीडिएट होता है। अनकंजुगेटेड को B1 कहे हैं और कंजुगेटेड को B2 कहे हैं। ठीक है। चलिए अब डिटरमाइन करते हैं कि पहले ये हाइपरबिलिरुबिनिया जो होता है वो होता क्यों है। ठीक है। सबसे पहले या तो बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, या अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है तो जो हमारा हेपेटिक है जो मेनली अपटेक करके उसको बाहर निकालता है,
वो अपटेक कम हो रहा है, या तीसरा जो कंजुगेशन करता था ग्लूकुरोनिक एसिड से वो कम हो गया है, या फिर इसका एक्सक्रीशन कम हो गया है। तो देखिए दूसरा में क्या कहते हैं, डिक्रीज हेपेटिक अपटेक। आपको पता है कि बिलिरुबिन क्या है, सबसे पहले अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड में रहता है, उसके बाद वो एल्बुमिन के साथ मिलके हमारा कहाँ चला जाता है, हेपेटोसाइट में चला जाता है। ठीक है, अब वहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, ये लिया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, या फिर ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन केनालिकुली के द्वारा नहीं लिया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, अपटेक कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्रीशन भी कम हो जाएगा। या देखिए क्या हो गया, पहला में तो क्या था कि हमारा पहला में क्या था कि अपटेक ही नहीं हो रहा है, ये वापस फिर से ब्लड में आ रहा है। दूसरा में क्या है कि अपटेक तो हो रहा है, देखिए अपटेक तो हो रहा है, लेकिन ये केनालिकुली में जाने के बजाय ये फिर से ब्लड में आ रहा है। तो ये दोनों के कारण भी मेनली होता है। ठीक है, अब सबसे पहले डील करते हैं ओवर प्रोडक्शन। किसके बारे में, ओवर प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन में मेनली कौन सा था, तो हेमोलाइटिक डिसऑर्डर। कौन सा, हेमोलाइटिक डिसऑर्डर। तो चलिए हेमोलाइटिक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये किसके कैसा पढ़ रहे हैं, तो ये सब कॉजेज है, ये कॉजेज है किसका, आइसोलेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया का। सबसे पहला कॉजेज क्या है, वो भी किसका, ये जो है आइसोलेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया का इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया का कॉजेज है। अगर इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनिया का कॉजेज कोई पूछेगा तो अभी मैंने बता दिया था, एक तो हेमोलाइटिक डिसऑर्डर, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, इंक्रीज बिलिरुबिन प्रोडक्शन, ड्रग, इनहेरिटेड कंडीशन, इतने अभी डिस्कस किए थे। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। हेमोलाइटिक डिसऑर्डर, इसमें मेनली क्या होता है ना, हेमोलाइटिक नाम से ही समझिए क्या कह रहा है, हेमो ब्लड का टूटना, उसमें क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो जैसे इसके कारण क्या हो सकता है, या तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि देखा जाता है हेमोलाइटिक डिसऑर्डर और इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस में। या तो क्या हो सकता है, जो हेपेटिक अपटेक है वो इम्पेयर हो जाए, कंजुगेशन नहीं हो, तो ये ड्रग इफेक्ट या ये जेनेटिक डिसऑर्डर में हम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हेमोलाइटिक डिसऑर्डर, जो मेनली ओवर प्रोडक्शन के कारण होता है। ठीक है, तो ये भी दो तरह का होता है, या तो ये हो सकता है कौन सा, इनहेरिटेड, या हो सकता है ये एक्वायर्ड। इनहेरिटेड या एक्वायर्ड। इनहेरिटेड में हम क्या देखेंगे, या तो इसको स्फेरोसाइटोसिस होया हुआ है, मतलब कि जो हमारा आरबीसी का नॉर्मल शेप होता है, कैसा होता है, मेनली होता है बाई कनकेव शेप का, लेकिन स्फेरोसाइटोसिस में क्या हो जाएगा, वो स्फेयर शेप का हो जाएगा। सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल की तरह हो जाएगा। थैलासीमिया, एबनॉर्मल ग्लोबल जीन आ जाएंगे उसमें। आरबीसी एंजाइम डिफिशियंसी, जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरूवेट काइनेज, ये सब के कारण मेनली हम इनहेरिटेड डिसऑर्डर देखते हैं। एक्वायर्ड में क्या देखेंगे, एक्वायर्ड में हम ये देखेंगे, उससे पहले हम इनहेरिटेड के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये इनहेरिटेड है ना, उसमें जो सीरम बिलिरुबिन होगा वो 86 माइक्रोमोल पर लीटर से ज़्यादा नहीं होगा, या 5 mg पर DL से ज़्यादा नहीं होगा। हाई लेवल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा रीनल और हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि सिकल सेल क्राइसिस में अगर कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक हेमोलाइसिस होया हुआ है, उसमें एक चीज़ और याद रखने की बात है कि उसमें देखेंगे हाई इंसिडेंस ऑफ पिगमेंटेशन, जैसे कि कैल्शियम बिलिरुबिनेट जो गॉलस्टोन के पेशेंट में पाया जाता है, और देखेंगे कोलीलिथियासिस जो मेनली हाइपरबिलिरुबिनेमिया का भी एक कारण हो सकता है। अब आते हैं एक्वायर्ड हेमोलाइटिक डिसऑर्डर, इसमें कौन कौन सा डिजीज होगा, तो इसमें मेनली आप देखिएगा
माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक डिसऑर्डर। ये माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक डिसऑर्डर में कौन कौन सा आ सकता है? तो इसमें आ जाएगा हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है, मैं ये सब के बारे में डिस्कस करूँगी। पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया, ये मतलब कि क्या होता है, रात में मेनली आपकी यूरिया में क्या होगा, ये ब्लड आएंगे। ठीक है, और क्या है, स्पोर सेल एनीमिया, इम्यून हेमोलाइसिस, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया या बाबिसियोसिस, ये सब मेनली देखने को मिलेगा। अब जो इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस अभी बताए थे ना कि जो ओवर प्रोडक्शन के कारण होता है, कौन कौन सा होता है था? तो पहला तो हेमोलाइटिक डिसऑर्डर और दूसरा इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। तो हेमोलाइटिक डिसऑर्डर के बारे में बताए। अब क्या होगा, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। इसमें क्या हो, ये क्यों होता है? तो इसमें या तो B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, फोलेट की डिफिशियंसी या सीवियर आयरन डिफिशियंसी के कारण ये होता है। ठीक है, ये जो मेनली होता है ना इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, इसमें क्या क्या देखे, कोबाल्टामाइन, फोलेट या आयरन की डिफिशियंसी होती है। इसमें मेनली रिजॉर्प्शन ऑफ हेमाटोमा या मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोनों को देखा जाता है। और अगर इसमें हेमोग्लोबिन रिलीज ज़्यादा हो या ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन हो, तभी हम इसको इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस मानते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हेमोलाइसिस नहीं हो रहा है, तो फिजिशियन क्या कहेंगे, दूसरा प्रॉब्लम समझेंगे, जैसे कि डिक्रीज हेपेटिक अपटेक या कंजुगेटेड बिलीरुबिन। इसमें आपको पिक्चर पहले ही बता दिए कि बिलीरुबिन क्या होता है, हमारा जो अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन है वो हमारे लीवर के द्वारा लेने के बजाय वो वापस आ जाता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये मेनली कुछ ड्रग है जिसको याद रखिएगा, रिफामेसिन और प्रोविनिसिड, इन दोनों के कारण होता है, जिसके कारण जो हेपेटिक अपटेक है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अगर हेपेटिक कंजुगेशन कम होता है तो कौन कौन सी डिजीज देखने को मिलते हैं, मतलब कि इम्पेयर बिलीरुबिन कंजुगेशन। कंजुगेशन वो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। तो इसमें भी आपको याद रखिएगा 3 तरह का होता है, एक तो लीवर के बाहर, लीवर के अंदर, और एक फिर किस में, तो जीआई में। तो लीवर के बाहर जो हुआ वो तो हमने देख लिया। अब क्या देख रहे हैं, लीवर के अंदर, इसमें जो बिलीरुबिन का कंजुगेशन है वो नहीं हो पाता है। तो इस किसके कारण नहीं हो पाता है? तो क्रीगलर नगर डिजीज़ के कारण और गिलवर्ट सिंड्रोम के कारण। तो ऐसे याद कर सकते हैं, गिलवर्ट जो है वो सिगरेट पीता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो क्रीगलर नजर सिंड्रोम है, ये मेनली 2 तरह का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए टाइप 1 और 2। टाइप 1 होता है ना, वो रेयर कंडीशन में मेनली बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली आपको सीवियर जॉन्डिस देखने को मिलेगा। कितना? तो जो बिलीरुबिन लेवल है वो 342 माइक्रोमोल पर लीटर या ग्रेटर देन 20 mg/dl आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें मेनली आपको क्या देख सकते हैं, तो जो बच्चा है उसको, न्यूबॉर्न है जिसको कर्निकटेरस ब्रेन में चला गया है जॉन्डिस, और इसके कारण इन्फेंट में डेथ भी हो सकता है। इसमें मेनली ऐसा क्यों होता है? जो कंजुगेशन करवाने वाला एंजाइम होता है ना, UDPGT, उसका एब्सेंस हो जाने के कारण होता है, जिसके कारण ये बिलीरुबिन कंजुगेट नहीं कर पाता है, और कंजुगेशन नहीं होगा तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए डिस्कस करते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 में क्या होता है, पेशेंट ये जो होता है वो मेनली एडल्ट में होता है। तो एक तरह से डिफरेंस हो गया, टाइप 1 बच्चों में होता है, टाइप 2 एडल्ट में होता है। ठीक है, इसमें बिलीरुबिन लेवल कितने हाई हो जाते हैं? तो अगर माइक्रोमोल पर लीटर की बात करें तो 103 से 428, और अगर mg/dl की बात करें तो 6 से 25 mg/dl हो जाता है। ठीक है, इसमें मेनली देखने को क्या मिलता है, तो इसमें जो UDPGT होता है ना,
उसका पार्शियल एब्सेंट होता है। इसमें क्या हो जाता है ना, म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है एंजाइम के एक्टिविटी का। कितना रिडक्शन होता है, तो लेस देन और इक्वल टू 10%। तो बिलिरुबिन यूडीपीजीटी जो है एक्टिविटी, वो मेनली किसके द्वारा इंड्यूस किया जाता है, तो जब कोई बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे में नहीं, एडल्ट में फिनोबार्बिटल ले रहा है, तब मेनली ये क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है सीरम बिलिरुबिन लेवल इन दिस पेशेंट। ठीक है, हम समझ गए क्या क्या ये टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 मेनली क्यों होता है, तो यूडीपीजीटी का कंप्लीट एब्सेंस के कारण, टाइप 2 पार्शियल एब्सेंस के कारण। टाइप 1 में मेनली बच्चों में होता है, टाइप 2 एडल्ट में होता है। ठीक है, टाइप 1 में क्या होता है, तो डेथ हो जाता है, लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, मेनली सर्वाइव करता है। और ये मेनली किसके कारण होता है, तो फिनोबार्बिटल लेने के कारण होता है। अब आते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में भी यही देखेंगे कि इम्पेयर हो गया है कंजुगेशन। तो ये क्यों हुआ है, तो ये मेनली यूडीपीजीटी की एक्टिविटी के कम हो जाने के कारण हुआ है। ये उन पेशेंट में देखने को मिलेगा जिनको ऑलरेडी जॉन्डिस होया हुआ है और वो ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं। ये मेनली 3 से 7% पॉपुलेशन को देखने को मिलता है और ये मेल में ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो मेनली ये 10 से 35% ऑफ नॉर्मल पीपल में देखने को मिला है। मतलब कि उसमें क्या होता है, जो यूडीपीजीटी का एक्टिविटी है ना, वो कम हो जाता है। इसमें सीरम कितना होगा, सीरम लेवल बिलिरुबिन का, तो इसमें होगा मेनली 6 मिलीग्राम पर DL से कम होता है। ठीक है, सीरम जो है ना, सीरम लेवल फ्लैक्चुएट करते रहता है। ठीक है, ये मेनली डिपेंड करता है स्ट्रेस पे, कंकरेंट इलनेस पे, अल्कोहल यूज और फास्टिंग पे। ठीक है, इसमें जैसे कि सिगार नेगलर सिंड्रोम में देखें कि वो रियल होता है, ये गिलबर्ट सिंड्रोम बहुत ही कॉमन होता है। मेनली 3 से 7% पॉपुलेशन में देखा जाता है। मेल में कहें तो मेल और फीमेल का कंपैरिजन करें तो ये मेल में ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि 5 मेल में 1 मेल को आप देख सकते हैं, लेकिन फीमेल की बात करें तो 7 फीमेल में 1 फीमेल ही दिखेगी। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं डिक्रीज एक्सक्रिएशन, मतलब कि अब ये क्या हो गया है, हमारा हेपेटिक अपटेक हो गया है, अनकंजुगेटेड से कंजुगेटेड बन गया है, लेकिन अब कंजुगेटेड होने के बाद ये कैनालिकुलस में जाने के बजाय दोबारा क्या हो गया है, वापस ब्लड में आ गया है। तो इसको कहते हैं कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा जो कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया है वो ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसमें आप मेनली 2 इनहेरिटेड कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ये भी रेयर होता है। कौन कौन सा, तो पहला जो है उसको कहेंगे डुबिन जॉनसन सिंड्रोम, और जो दूसरा है वो है रोटर सिंड्रोम। तो इसको कैसे याद किए थे, दीदी रोते रहती है। ठीक है, तो ऐसे कैसे याद करेंगे कि दीदी रोते रहती है, तो देखिए कंजुगेशन हो गया है ना, मतलब कि शादी हो गया, तो शादी के बाद तो दीदी लोग रोती ही रहती है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ डुबिन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में। इसमें जो MRP2 जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो एक्सक्रीशन होता है बिलिरुबिन का डक्ट बाइल डक्ट में, वो उसका अल्टर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये रेयर है, बेनाइन है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज है। इसमें जो हमारा लीवर है वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हो जाता है पिगमेंट का, जो सिमिलर होता है मिलानिन की तरह। ठीक है, रोटर सिंड्रोम। रोटर सिंड्रोम पहले किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है, तो ये डिफिशियंसी के कारण होता है कौन सा, जो हेपेटिक ड्रग रीअपटेक ट्रांसपोर्टर होता है ना, उसकी डिफिशियंसी। तो नाम लिख देते हैं OATP1B1 OATP1B3, इन दोनों की डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम
बताते हैं कि ये क्या है। ये भी रेयर डिजीज है, वेनाइन है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। इसमें मेनली कंजुगेटेड ये जो हाइपरबिलिरुबिनिया है वो बढ़ जाता है। इसमें ब्लैक कलर देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डुविन्सन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम में। डुविन्सन सिंड्रोम में जो हमारा लीवर है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, लेकिन रोटर सिंड्रोम में ब्लैक। और बेनाइन रिकरेंट कोलेस्टेसिस, किसी को बार बार क्या हो रहा है, जो आउटफ्लो हो रहा है बाइल जिसका, उसमें बार बार क्या हो रहा है, बीमारी आ रही है। या प्रोग्रेसिव फैमिलियर इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, मेनली जो एक्वायर्ड होता है ना, उसमें हेपाटिसिस, किसी पेशेंट को पहले से हेपाटिसिस होया हुआ है, किसी को पहले से चिरहोसिस होया हुआ है, या कोई ड्रग लेता है जैसे कि एंड्रोजेन, ओरल कंट्रासेप्टिव, क्लोरोप्रोमाजीन, इरिथ्रोमाइसिन, स्टोलेट, तो उनको भी होने का डर है। एक्स्ट्रा हेपेटिक में क्या आएगा, तो एक्स्ट्रा हेपेटिक में मेनली दो चीज़ देखना पड़ता है, इंट्राडक्टल ऑब्स्ट्रक्शन और एक्स्ट्राडक्टल कंप्रेशर। इंट्राडक्टल मतलब जो डक्ट को ऑब्स्ट्रक्शन से प्रॉब्लम है, जैसे कि कॉमन वाइल डक्ट स्टोन, मेलिग्नेंसी, स्टीचर, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन जैसे कि एस्केराइसिस या क्लोनोसिस, स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस भी होता है, ब्लड क्लॉट भी होता है। एक्स्ट्राडक्टल कंप्रेशन में मेलिग्नेंसी, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लामेशन जैसे कि पैनक्रियाटिटिस। आप जॉन्डिस को इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री समझ गए, फिजिकल एग्जामिनेशन समझ गए। अब लैब टेस्ट देखते हैं। तो लैब टेस्ट में मेनली कौन कौन सा लैब टेस्ट देखने को मिलता है, तो देखेंगे सीरम ट्रांसएमिनेज, एल्कालीन फॉस्फेटेज, सीरम एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, थाइम। तो स्टार्टिंग से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमने हिस्ट्री में क्या क्या देखा, क्योंकि ये जो अब जो आने वाला है वो जॉन्डिस, जिसके साथ साथ बिलिरुबिन तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, हमें लीवर टेस्ट में भी एबनॉर्मलिटीज मिली है। तो ये मेनली डिवाइड होता है, दो बताए थे, हेपेटोसेलुलर या कोलियोस्टैटिक। कोलियोस्टैटिक है तो दो तरह का होता है, इंट्रा या एक्स्ट्रा। ठीक है। हिस्ट्री में हम कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछेंगे कि कोई केमिकल या मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं, चाहे वो फिजिशियन के द्वारा ही क्यों ना प्रिस्क्राइब किया गया है। कोई हर्बल विटामिन ये सब तो नहीं ले रहे हैं, कोई स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे हैं। पेशेंट से क्वेश्चन भी पूछना पड़ेगा कि कहीं आपको ट्रांफ्यूजन, इंट्रावेनस, इंट्रानसल ड्रग, टैटू या सेक्सुअल एक्टिविटी में तो नहीं इन्वॉल्व है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम ट्रैवल हिस्ट्री भी देखेंगे कि कोई ऐसे पेशेंट जिसको जॉन्डिस होया हुआ है उसके आप संपर्क में तो नहीं आए हैं, कंटामिनेटेड फूड तो नहीं खाए हैं, क्या आपका ऑक्यूपेशन एक्सपोजर है, क्योंकि रैत के एक्सपोजर के कारण भी जॉन्डिस देखने को मिलता है। अल्कोहल कंजप्शन कितना है, जॉन्डिस है तो कितने टाइम से है। साइन और सिम्टम देखेंगे, कहीं अर्थात ये जॉइंट में पेन तो नहीं है, मसल पेन तो नहीं है, रैश, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, फीवर, ईचिंग, यूरिन में तो कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर हिस्ट्री मिलेगा अल्थ्रालजिया या मैल्गिया का, तो हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं जॉन्डिस को, क्योंकि ये सजेस्ट क्या करता है, हेपाटाइटिस का, आइदर वायरल हो या ड्रग रिलेटेड हो। ठीक है। जॉन्डिस अगर एसोसिएटेड होगा एकाएक जो अपर क्वाड्रेंट में पेन होने लगता है, तो इसको हम, या और शेकिंग चीज से एकदम ठंडा लगता है, तो इसको कोलिथियासिस या असेंडिंग कोलेंजाइटिस भी कह सकते हैं। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखें, तो इसमें हम ये देखें कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। ठीक है। उसको कहीं बहुत दिन से पैनक्रियाटिक कैंसर या सिरहोसिस तो नहीं होया हुआ है, उसको कोई सिम्टम तो नहीं दिख रहा है। ये सारे हमने अभी डिस्कशन किए थे, जैसे कि स्पाइरल नर्वी, पाल्मरी इडेमा, गायनेकोमेस्टिया, ये सब। कहीं एडवांस अल्कोहलिक सिरहोसिस तो नहीं है, कहीं उसका ये विर्चोनो या सिस्टर मेरी जोसेफ नोड्यूल्स तो नहीं है। ये सारे हमने फिजिकल एग्जामिनेशन में डिस्कस किया था। अब आते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में। तो आपने पूछेंगे कहाँ डिस्कस किया था, तो इसके फर्स्ट पार्ट में। अब आते हैं इसके लेबोरेटरी टेस्ट में। तो लेबोरेटरी टेस्ट में मेनली क्या क्या देखना रहता है, ये सीरम ट्रांसएमिनेज, अल्कलीन फॉस्फेटेज, सीरम एल्बुमिन, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये सब देखेंगे। ठीक है।
अब सबसे पहले हेपेटोबिलियरी इमेजिनरी में हम क्या क्या करवाएंगे, तो इसमें मेनली हम अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, परकुटेनियस ट्रांस हेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी, इंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी ये करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब पहले जो लेबोरेटरी टेस्ट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या कह रहा है। अगर किसी पेशेंट को मेनली हेपेटोसेलुलर प्रॉब्लम हुआ है तो उसमें मेनली क्या राइज होगा, एमिनो ट्रांसएमिनेज राइज होगा, एएसपी राइज होते हैं और एएलपी कम होता है। लेकिन कोई कोलियोस्टैटिक है तो उसमें एएलपी ज़्यादा होता है, एमिनो ट्रांसएमिनेज कम होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जब लो एल्बुमिन लेवल रहेगा, तो एल्बुमिन लेवल अगर लो रहा तो इसका मतलब कि क्रोनिक प्रोसेस हो रहा है, चिरहोसिस या कैंसर। अगर नॉर्मल एल्बुमिन लेवल है इसका मतलब कि ये एक्यूट हेपाटाइटिस या कोलिथियासिस है। मतलब कि अगर ये क्या है, एल्बुमिन लेवल कम है तो चिरहोसिस और कैंसर होने के चांसेस है, नॉर्मल है तो वायरल हेपाटाइटिस और कोलिडोलिथियासिस होने का दर है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर ये एलिवेटेड रहा है इसका मतलब कि विटामिन के का डिफिशियंसी है। विटामिन के का डिफिशियंसी अगर बहुत दिन से जॉन्डिस हो रहा है या अच्छा से विटामिन के नहीं ले रहे हैं तो ये मेनली हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन को शो करता है। अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम करेक्ट हम नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है विटामिन के का, जिसके कारण हेपेटोसेलुलर इंज्यूरी हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हेपेटोसेलुलर कंडीशन, अब पहले ये इसके बारे ये इमेजिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ERCP इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ERCP बिलियरी इमेजिंग के लिए। ये मेनली देखने को होता है कि कहीं बिलियरी में कोई ये स्टोन तो नहीं आ गया है, कहीं नैरो तो नहीं हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको मेनली देखते हैं। ठीक है, फीलिंग डिफेक्ट इस तरह से करते हैं, नैरोइंग इस तरह से। लेबोरेटरी टेस्ट में हम क्या क्या करते हैं ये तो बता दिए कि अगर टोटल और डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन देखेंगे, अगर लो रहा एल्बुमिन मतलब क्रोनिक रहा होगा, नॉर्मल होगा इसका मतलब कि एक्यूट वायरल या कोलिलिथियासिस होता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर बहुत दिन से जॉन्डिस है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब कि उसको बहुत दिन से जॉन्डिस है या विटामिन के का मेल ऑब्जर्प्शन है या हेपेटोसेलुलर डिसफंक्शन है। ठीक है, एल्गोरिदम मैंने आपको बता दिया है। अब एल्गोरिदम को हम डील करते हैं। तो हिस्ट्री ये सब तो बता दिया। अब देखिए कॉजेज ऑफ हाइपर बिलिरुबिनेमिया, तो ये हमने सारे एक एक करके डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हमें डिस्कशन करना है कौन सा, तो मेनली हेपेटोसेलुलर पैटर्न को। तो हेपेटोसेलुलर पैटर्न कहाँ है, यहाँ पर है। इसमें मेनली अगर इसका कोई पूछे ना कि इसका कॉज क्या क्या होता है, कंडीशन जिसके कारण जॉन्डिस हो, तो एक तो वायरल हेपाटाइटिस जिसमें हेपाटाइटिस A B C D E, इप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगाली वायरस, हर्पिस वायरस जो पेशेंट को अल्कोहल लेते हैं और अल्कोहलिक हेपाटाइटिस होया हुआ है, चिरोसिस होया हुआ है, जो मेनली ड्रग टॉक्सिसिटी का शिकार हुए हैं जैसे कि एसिटामिनोफेन, आइसोनियाजिड, जिनका इन्वायरमेंटल टॉक्सिन है जैसे कि कोई काम करते हैं वहाँ पे विनाइल क्लोराइड है। ठीक है, या बूस्ट टी है या जो कावा है या वाइल्ड मशरूम है तो उनको भी जॉन्डिस होने का डर है। विल्सन डिजीज है, ऑटोइम्यून हेपाटाइटिस है। ठीक है, ये जो ऑटोइम्यून हेपाटाइटिस है ना ये मेनली यंग वुमेन में देखा जाता है और ये मेनली मेन से ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन ये कभी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यंग वुमेन में देखा जाता है। अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, इसको हम डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये वायरल है या टॉक्सिन रिलेटेड हेपाटाइटिस है। कैसे करेंगे, तो अमीनो ट्रांसफरेज से करेंगे। ठीक है, अब पेशेंट जिसको अल्कोहलिक हेपाटाइटिस होया हुआ है उसमें कम से कम ये दोनों का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, AST लेवल कितना होना चाहिए, रेयरली कभी 300 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर बढ़ा है
एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस और टॉक्सिन रिलेटेड इंजरी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो जॉन्डिस प्रोड्यूस करता है उसमें AST कितना होता है, 500 U पर लीटर होता है। ALT मिली ग्रेटर देन या इक्वल टू AST होता है। अगर ALT और AST दोनों का वैल्यू लेस देन 8 टाइम्स नॉर्मल रहे तो ये मेनली या तो हेपेटोसेलुलर हो सकता है या कोलोस्टैटिक लिवर डिजीज हो सकता है। वैल्यू 25 टाइम्स नॉर्मल और हायर रहे तो क्या होगा, हेपेटोसेलुलर डिजीज होगा, क्योंकि AST और ALT दोनों हेपेटोसेलुलर करता है और ALP रहेगा तो कोलेस्टेसिस करेगा। ठीक है, जब क्लिनिशियन के पास जाइएगा ना तो हेपेटोसेलुलर मेनली ऐसे ही टेस्ट करता है। जैसे कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के लिए वो क्या दिखेगा, हेपेटाइटिस A IgM एंटीबॉडी ऐसे करेगा। हेपेटाइटिस B सरफेस एंटीजन कोर IgM एंटीबॉडी ऐसे। हेपेटाइटिस C वायरल RNA टेस्ट और डिपेंडेंट करता है कि कैसा हुआ है। ठीक है, तो ये सब टेस्ट करके वो मेनली सही करेंगे। हेपा डी और ई वायरस, हिपेरिन वायरस भी इस सब में आ सकता है, ये तो पहले ही बता दिए हैं। अगर विल्सन डिजीज़ है तो इनिशियल स्क्रीनिंग क्या हो जाएगा, सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, अब जो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटोसेलुलर होता है ना वो में क्लासीफाई होता है प्रिडिक्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल में। प्रिडिक्टेबल कहने का क्या मतलब है कि डोज डिपेंडेंट होता है, कितना डोज देंगे तो इतना अफेक्ट करेगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिक होगा। तो इस तरह से ये डोज डिपेंडेंट होता है। और अनप्रिडिक्टेबल जिसको आइडियोसिंक्रेटिक ड्रग रिएक्शन कहते हैं, इसमें डोज डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, तो इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है पायरोलीजिडीन एल्कलॉइड्स। ठीक है, काबा जो भी मैस्ट्रो में सब बताए थे। कोलिएस्टैटिक कंडीशन में मेनली 2 होता है, या तो इंट्रा होगा या एक्स्ट्रा हेपेटिक होगा। ठीक है, तो दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट इसमें हेल्पफुल नहीं है। तो क्या हेल्पफुल होगा, अल्ट्रासाउंड इसमें हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें ये देखेंगे कि जो डक्ट है वो डायलेटेड है कि नहीं डायलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक ये भी बताए थे फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, जो मेनली पिछला जो पढ़े तो बीटा बिलिरुबिन के कारण होता है। जो डिजिटल कॉमन बाइल डक्ट होता है ना वो मेनली डिफ़िकल्ट होता है अल्ट्रासाउंड में देखना, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, वॉल गैस होते हैं। तो उसके लिए और कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, CT स्कैन, MRCP, ERCP, PTC, EUS, ये सब करते हैं। CT स्कैन और MRCP बेटर होता है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए से, किसके लिए, तो हेड ऑफ पेनक्रियाज और कोलीलिथियासिस के लिए, जो मेनली डिजिटल कॉमन वाइल डक्ट में देखने को मिलता है, और इसमें मेनली डक्ट डायलेटेड नहीं होता है। ठीक है, अगर कोल्ड स्टैंडर्ड की बात करें तो ERCP है, पहले ही बता दिए हैं ये सब, तो ये सब के ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। MRCP अगर ये रिप्लेस किया ERCP को इनिशियल डायग्नोस्टिक टेस्ट में, लेकिन मेनली ERCP ही होता है। EUS ये डिस्प्ले करता है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कंपेयर टू द MRCP, जहाँ पे मेनली डिटेक्शन होता है वाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। इसमें बायोप्सी भी होता है। ठीक है, अगर पेशेंट इंट्रा हेपेटिक कोलोस्टैटिस होया हुआ है तो उसमें मेनली क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे। ये सब तो आपको पहले ही बता दिए हैं, वो जब चार्ट पढ़ा रहे थे वही सेम चीज़ है। प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस मतलब क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, मेनली ये मिडिल एज वुमेन को अफेक्ट करता है। इसमें मेनली इंट्रालोबुलर वाइल डक्ट का डिस्ट्रक्शन होता है, इसमें अम्मा बढ़ जाता है। प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस मेनली डिस्ट्रक्शन और फाइब्रोसिस होता है लार्जर वाइल डक्ट का, इसमें सिगमेंट में स्टिंक्चर होता है। ठीक है, तो ये सब तो बता दी हूँ। फेमिलियर फॉर्म ऑफ इंट्राहेपेटिक कोलोस्टैसिस, इसमें मेनली किसके कारण होता है, तब प्रोग्रेसिव फेमिलियर इंट्राहेपेटिक कोलोस्टैटिस टाइप 1-3 या बेनाइन रिकरेंट इंट्राहेपेटिक कोलोस्टैटिक टाइप 1-2 BRIC। ये मेनली BRIC में क्या होता है, इसमें मेनली ईचिंग होती है, कोलेस्टैसिस देखने को मिलता है। कोलेस्टैसिस मतलब कि जो आउटफ्लो होता है वाइल का वो इम्पेयर हो जाता है, जॉन्डिस देखने को मिलता है। इसके कारण कोई भी क्रोनिक लिवर डिजीज नहीं होती है।
इसमें देखेंगे क्या, तो इसमें सम वाल एसिड क्या होगा, एलिवेटेड होगा, लेकिन कि डालता गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी नॉर्मल होगा। PFIC मतलब प्रोग्रेसिव फेमिलियर इंट्राहेपेटिक कोलेस्टैटिस में क्या होगा, ये मेनली बच्चों में देखा जाता है, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें टाइप 3 मेनली एसोसिएटेड होता है, जिसमें जो गामा GT होता है वो हाई लेवल में होता है। ठीक है। कोलेस्टैटिस इन प्रेगनेंसी में कब हो सकता है, मेनली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, लेकिन ये डिलीवरी के बाद सही हो जाता है। ठीक है। स्टाफर सिंड्रोम मेनली देखा जाता है इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस में, जिसको रीनल सेल कैंसर होया हुआ रहता है। जिस पेशेंट में मेनली कोलेस्टेटिक डेवलप कर रहा है उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये सेप्सिस और इस्कीमिक हेपाटाइटिस, जिसको हम लीवर शॉक भी कहते हैं, होने का डर है। जॉन्डिस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी होता है। इस्कीमिक हेपाटाइटिस क्या होता है, इसमें मेनली इस्कीमिक मतलब परफ्यूजन सही से नहीं हो पा रहा। सीवियर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया में क्या होता है, जॉन्डिस के साथ साथ हमारा लीवर भी डिसफंक्शन हो जाता है। इसमें दोनों आपको एक तो इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरूबिनिया मिलेगा और कोलेस्टैटिक और हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस दोनों देखने को मिलेगा। वेल डिजीज़ क्या होता है, ये मेनली लेप्टोस्पिरोसिस के कारण होता है, जिसमें जॉन्डिस के साथ साथ रीनल फेलुअर, फीवर, हेडेक और मसल पेन देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टैटिक की बात करें तो ये मेनली किसको अफेक्ट करेगा, तो ये स्प्लिट होता है मैलिग्नेंट और बिनाइन में। मैलिग्नेंट में किसको, तो पैनक्रिएटिक, गॉल ब्लैडर और एम्पुलरी कैंसर और कोलेंजियोकार्सिनोमा। इसका मैं अभी चार्ट दे देती हूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए ये अभी क्या है, कोलियोलिथियासिस, ये सब आपको मैं धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक में बता दूंगी, क्योंकि ये इतना डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोलेस्टैटिक कंडीशन मेनली इंट्राहेपेटिक होता है। ये देखिए वायरल हेपाटाइटिस, अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, ड्रग में भी प्योर कोलेस्टैटिक हेपाटाइटिस, क्रोनिक कोलियोस्टैटिस, ये सब मेनली किस ड्रग के कारण होता है ये लिखा हुआ है। ये सब अभी ऊपर में शॉर्ट फॉर्म में आपको डिस्कशन किए हैं। ठीक है। अब इतना में मेरे को इतना ही समझ में आया ना कि जॉन्डिस का क्या मतलब है। जॉन्डिस मतलब क्या हो, बिलिरुबिन 25 से ज़्यादा हो mg/dl, और इसके साथ साथ क्या हो, हमारा जो आई है स्क्लेरा है वो भी येलो होना चाहिए, स्किन भी येलो होना चाहिए। सिर्फ हाइपर बिलिरुबिनिया होना जॉन्डिस नहीं होता है। इस और क्या होता है ये तो अभी तक डिस्कशन किए, इतने सारे बड़ा डिस्कशन उसी के लिए है। क्या हो सकता है, कोलिथियासिस हो सकता है, एड्स कोलियो एंजियोपैथी हो सकता है, IG4 एसोसिएटेड कोलेंजाइटिस हो सकता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कारण से बताए। इसके 4 कारण हो सकते हैं, ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद या तो अपैथिक के द्वारा अपटेक नहीं हो रहा है, या अटैक हो रहा है तो वो कंजुगेट नहीं हो रहा है, कंजुगेट हो रहा है तो बाहर नहीं जा पा रहा है। ऐसे बहुत सारे कारण को हम डिस्कस किए। इसी के साथ ही हमारा जॉन्डिस खत्म होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।